गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो कल हम डिस्कशन कर रहे थे लेवल वन में कहाँ तक हुआ था हमारा। लेवल वन में कहाँ तक दिया था, क्वेश्चन नंबर 39 तक ना। 35 डाउट है। 35। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन दिस परसेंट ऑफ मास। ये तो हो गया था ना कल। कंटेन 40% mass my oxygen metal m has atomic mass of this, the empirical formula of the oxide। 35 नहीं हुआ था कल। 36 भी हो गया था ना। तो खत्म, लेवल वन खत्म। 36 डाउट है, बताना है तो बताइए, नहीं तो 36 नहीं हुआ। Two oxide of metal contain this and this percent. If the formula of first oxide is then the formula of second oxide। फर्स्ट फॉर जो ऑक्साइड है, फर्स्ट ऑक्साइड दैट इज M3O4। आपको सेकंड ऑक्साइड निकालना है। अब वो पता नहीं है तो फॉर्मूला हम खुद से क्या लिखेंगे उसका। क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला? M2OX। कैसे आया M2OX? पता है सबको। MO, M की वैलेंसी X, हमें पता नहीं है मेटल कौन सा है, तो वैलेंसी X, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई M2OX। करेक्ट है ये। M2OX, M के लिए X, O के लिए 2, ये साइड में इधर लिख दिया मैंने। ये हमने सेकेंड ऑक्साइड खुद से एज्यूम कर लिया। फर्स्ट ऑक्साइड, अब आपको क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑक्साइड में, एक मिनट, फर्स्ट ऑक्साइड टू मेटल ऑक्साइड है, पहले में मेटल का परसेंटेज दिया है, दूसरे में निकालना है। तो फॉर फर्स्ट ऑक्साइड तो फर्स्ट ऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे हम? परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ एम मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ एम डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो पहले में परसेंटेज ऑफ एम दिया हुआ है आपको, अच्छा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया है, सॉरी नॉट परसेंटेज ऑफ एम, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया है। तो फॉर फर्स्ट ऑक्साइड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ ओ डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये पढ़ा है सबने ना परसेंटेज कंपोजिशन, तो ये रिलेशन आएगा। देखिए पहले ऑक्साइड में कितना दिया है परसेंटेज ऑक्सीजन, 27.6। ये परसेंटेज कंपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये 27.6, इसकी वैल्यू के साथ आपको और क्या रखना है? अब यहाँ पे मास ऑफ ओ रखना है। देखो ध्यान से देखो, M3O4 है तो मास ऑफ ओ क्या रखा जाएगा बताइए, तुम लोग बताओ। पहला ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट ऑक्साइड M3O4 है तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 4 × 16 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड क्या लिखेंगे, इस पूरे कंपाउंड का मास। अब M जो है, M हमको पता नहीं है, तो उसका एटॉमिक मास तो हमको पता नहीं है, ऑक्सीजन को तो पता है 16, M का एटॉमिक मास पता नहीं है तो उसको M मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, M × 3 ये होगा, प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 × 4, ये कंपाउंड का मास हो गया। क्योंकि हमको M पता नहीं है क्या है, तो यहाँ से हम M कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एटॉमिक मास आ जाएगा। तो यहाँ से अगर M कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 64 × 100, यानी 6400 डिवाइडेड बाई 27.6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3M + 64, ये आ गया।
अब 27.6 है, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, वैल्यूज ये 27.6 ही दिया है ना, यस 27.6 फर्स्ट ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है इतना। सो यहाँ से m निकालो, m तो 3m विल बी इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लीजिए, 6400 डिवाइडेड बाय 27.6 माइनस 64 हो जाएगा। 3m 64 अगर आप कॉमन कर देते हैं तो ब्रैकेट में बच जाएगा 100 माइनस 27.6 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी डिवाइडेड बाय 27.6। एलसीएम ले लिया 27.6, इस पूरे को कैलकुलेट करके आपको m निकालना है। m आएगा, m क्या है, m इज द एटॉमिक मास। m आ जाएगा तो आपको मेटल पता चल जाएगा कि मेटल कौन सा है। अब इसको सॉल्व करिए, 100 माइनस 27.6 कितना हो जाएगा, 72.4। तो 3m विल बी इक्वल टू 64 इंटू, यहाँ आ जाएगा 64 इंटू 72.4, 64 इंटू 72.4 डिवाइडेड बाय 27.6, ये रिलेशन आया। यहाँ से इसको सॉल्व करके निकालिए, 3m की वैल्यू है ये, 3m की, 3m इज इक्वल टू दिस, ये 64 इधर से हटा दे रहा हूँ मैं, 3m इज इक्वल टू दिस। यहाँ से m निकाल लो सब लोग, m सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। डिवाइड करो 64 इंटू 72, यहाँ 3 भी आ जाएगा नीचे, सो 3 से 72.4 को आप कट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 3 2 4 24, 24.1 के अराउंड, ये 27.6, 56 के अराउंड आ रहा है। तो m विल बी इक्वल टू 56। अगर इसी क्वेश्चन में आपको मेटल का एटॉमिक वेट पूछता तो 56 आंसर होता। ये पहले ऑक्साइड के लिए m निकाला है, कुछ नहीं किया है, केवल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसका यूज किया है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया m56 एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास 56 है तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, वैसे एलिमेंट कौन सा होगा, ये मेटल कौन सा होगा, किसका एटॉमिक मास 56 हमने पढ़ा है, बताइए किस एलिमेंट का मास 56 होता है, आयरन, यस। सो ये आयरन हो जाएगा हमारा, यानी पहला जो ऑक्साइड है वो हमारा क्या है, Fe3O4 है। अगर ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता तो ये हम आंसर करते कि पहला जो ऑक्साइड है दैट इज Fe3O4। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एलिमेंट है M, तो M एलिमेंट है आयरन। चलिए अब स्लाइड चेंज कर रहा हूं। फर्स्ट ऑक्साइड के लिए परसेंटेज कंपोजिशन का यूज किया, सिमिलर वे में फॉर सेकेंड ऑक्साइड, सेकेंड ऑक्साइड में भी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया गया है। फॉर सेकेंड ऑक्साइड percentage of oxygen will be equal to mass of oxygen divided by mass of compound, जो भी मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है उसका मास, इनटू 100। अब दूसरे केस में देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको कितना दिया है, दैट इज 30% ऑक्सीजन, तो यहाँ 30 रखेंगे। अभी दूसरे का फॉर्मूला क्या था, लिया था हमने M2OX, ये लिया था। तो यहाँ ये देखो कंपाउंड है ये, इसमें ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन विल बी x इंटू 16, ये रख सकते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड क्या रखा जाएगा, M2 है तो 2m प्लस 16x इंटू 100। अब m की वैल्यू तो आपको पता है, m तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो हो जाएगा 16x इंटू 100 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू है 56 इंटू 2 यानी 1112, सो 112 प्लस 16x, ये आ गया, m की वैल्यू रख दी है।
m की वैल्यू 56 जो निकाला वो रख दिया, क्योंकि है तो एलिमेंट वही मेटल। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 160x इज इक्वल टू 112 प्लस 16x इंटू 3। केवल परसेंटेज कंपोजिशन का यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो 6 3 3 प्लस 48x, 48x इधर माइनस करके ले आएंगे तो 160x माइनस 48x, दिस विल बी इक्वल टू 336। अब इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 48, तो 112x 330x, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो x विल बी 3, x 3 आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल बी M2OX था तो M2O3। आपको ये पूछा है कि जो दूसरा कंपाउंड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आंसर आ गया सी ऑप्शन M2O3, सी ऑप्शन। x की वैल्यू आ गई तो आंसर आ जाएगा M2O3। क्लियर हुआ। दोनों ही क्वेश्चन में आपको दो ऑक्साइड दिए थे और दोनों में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, तो हमने उसी का यूज किया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का। पहले कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का यूज करके एटॉमिक मास निकाला, जो एलिमेंट m है, जो मेटल m है, और उसके बाद फिर दूसरे ऑक्साइड में x की वैल्यू निकाल ली। ये इसका फॉर्मूला आ गया, नोट करिए। डन, चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कौन सा डाउट है आफ्टर 35, ये 36 था ना, 37 38 39 40, 39 तक दिया था ना, तो ये हो गया सारे। 38 39 डाउट है। On analysis, a certain compound was found to contain this gram of iodine and 80 gram oxygen. What is the formula? तो सिंपल है, मोल्स निकालने हैं, इसमें करना क्या है। 254 ग्राम आयोडीन है, तो मोल्स ऑफ आयोडीन कितना होगा, मोल्स ऑफ आयोडीन हो जाएगा मास अपॉन जीएमएम। हाँ, मास अपॉन जीएमएम लगा देंगे। मास कितना दिया है 254 ग्राम, जीएमएम ब्रैकेट में भी दिया है 127, यानी मोल्स कितने आ गए 2। देन दूसरा क्या बोल रहा है, मोल्स ऑफ आयोडीन के बाद मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी मास अपॉन जीएम। मास देखिए ऑक्सीजन के लिए दिया 80 ग्राम, 80 ग्राम लिया, 18 अपॉन 16 5। अब किसी कंपाउंड में आयोडीन के 2 मोल हैं और ऑक्सीजन के 5 मोल हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा I2O5, बस ये आंसर। I2O5 क्या बता रहा है कि इस एक कंपाउंड में आयोडीन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 5 एटम हैं। एटम के रिस्पेक्ट में बोल लो या मोल्स के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए तो इस कंपाउंड I2O5 में आयोडीन के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन के 5 मोल हैं, तो आ गया आंसर I2O5। यही तो पूछा है कि किसी कंपाउंड में आयोडीन इतना ग्राम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इतना ग्राम प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला क्या होगा। हो गया 38। 39 भी डाउट है, 39 में क्या डाउट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए 39 बता दो। 39 आपको ये बोल रहा है 14 ग्राम ऑफ एलिमेंट एक्स, 14 ग्राम ऑफ एलिमेंट एक्स combine with 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कंबाइन विथ, जैसे अभी 38 किया वैसे ही है, कंबाइन विथ
16 gram of oxygen. So 14 gram of element X combined with 16 gram of oxygen. On the basis of this on the basis of this information, which of the following is a correct statement? अब पूछा the element X could have an atomic weight 7, its oxide formula this. The element X could have an atomic weight 7, the element could have an atomic weight 14. तो ऑप्शन वाइज चेक करना है आपको. अब पहला ऑप्शन ए अगर चेक करें, ए तो बोल रहा है कि अगर एलिमेंट का एटॉमिक वेट 7 हो, ए ऑप्शन की बात हो रही है, ऑप्शन से चेक करना है एटॉमिक वेट ऑफ ए अगर 7 है तो फिर मोल्स कितने आएंगे ए के? मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा? मास अपॉन जीएम एटॉमिक वेट. मोल्स हो जाएंगे 2 क्योंकि 14 ग्राम है एलिमेंट एक्स या एलिमेंट ए जो भी है, एलिमेंट एक्स है ना, हाँ ए लिख दिया, इसको रफ कर देना, ध्यान से समझिए इसको. एटॉमिक वेट ऑफ एक्स 7, तो मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा? मास अपॉन जीएमएम 7 अपॉन 14, क्योंकि मास कितना है इसका 14 ग्राम लिया गया है ना, तो ये 14 और ये जीएमएम 7, तो ये आ गया 2 मोल्स. और ऑक्सीजन के कितने? ऑक्सीजन का मास तो फिक्स है, 16 ग्राम ओ लिया है. 16 ग्राम ओ का मतलब कितना? 1 मोल ना, 1 मोल ऑक्सीजन. 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16 ग्राम. यानी बेसिकली अगर एटॉमिक वेट एक्स का 7 है तो कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड क्या लिखा जाएगा? कंपाउंड विल बी X2O. यही आएगा कंपाउंड. और क्यों आएगा ये, वो आपको दिख रहा है, क्योंकि एटॉमिक वेट 7 होगा तो इसका 14 ग्राम लिया गया है एलिमेंट का. 14 ग्राम मीन्स इसके 2 मोल्स होंगे, ये आया 2 मोल्स. ऑक्सीजन का है 1 मोल, तो कंपाउंड क्या होगा? X2O, यानी X के 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल. लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? XO होना चाहिए. तो वो ऑप्शन तो गलत होगा, पहला ऑप्शन गलत हुआ क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मूला तो X2O आ रहा है. बी ऑप्शन चेक करिए. बी आपको क्या बोल रहा है? द एलिमेंट X could have an atomic weight 14 and oxide formula X2O. देखो बोल रहा है कि अगर एलिमेंट का एटॉमिक वेट 14 हो तो ऑक्साइड का फॉर्मूला X2O. तो X2O तो कब आ रहा है? आगे करने का नीड नहीं, यहीं से कंपेयर कर सकते हैं. X2O कब आ रहा है? जब एलिमेंट का एटॉमिक वेट 7 है. तो सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि अगर एलिमेंट का एटॉमिक वेट 14 लिया तो X2O आना चाहिए, तो रॉन्ग होगा क्योंकि एटॉमिक वेट 7 रखने पे X2O आ रहा है. फिर सी ऑप्शन बोल रहा है द एलिमेंट कुड हैव एन एटॉमिक वेट 7 एंड ऑक्साइड X2O. तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा सी, कि जब आप एटॉमिक वेट 7 रख रहे हैं, ये हमने 7 रखा तो फॉर्मूला आ रहा है X2O. तो 7 रखने पे X2O आया, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा सी. द एलिमेंट X could have an atomic weight 7 and its oxide is X2O. सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. समझ में आया क्या? क्लियर? चलिए नेक्स्ट. अभी खत्म मिक्सर से लेवल 1 कंप्लीट सबका 1 to 39. चलिए लेवल सेकंड पे आ जाइए. लेवल सेकंड में जो होमवर्क दिया था उसमें जो डाउट है बताइए. लेवल 2. लेवल 2 में सीधा 30. स्टार्टिंग से बताओ पहले. 6 10 6 है क्वेश्चन नंबर 6. लेवल 2 का 6 क्या है? 6 2 element X at atomic mass 16, Y atomic mass this to form compound this. The ratio of different masses of Y which combine with the fixed mass of X in this. If 32 mass of this combine with 84 parts by mass of Y in this, then this is the parts of mass of X will combine with. ठीक है चलिए, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आधे लोग तो पढ़ के ही छोड़ दिए होंगे. करते क्या है, लेंदी क्वेश्चन देखेंगे तो छोड़ देंगे.
देखो अभी इसको ध्यान से समझिए सब लोग, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तो रिपीट कर रहा हूं एक बार तो सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, टू एलिमेंट एक्स एटॉमिक मास, एक्स एटॉमिक मास इसका दिया हुआ है कितना 16, एटॉमिक मास 16, एंड वाई एटॉमिक मास 14, वाई के लिए एटॉमिक मास कितना गिवन है, एटॉमिक मास इज 14। देखिए एक्स एंड वाई मिलके तीन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कंपाउंड कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी। इस चीज को समझो, देखो एक्स और वाई मिलके तीन कंपाउंड, यही दो एलिमेंट हैं, तीन अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे मान लो ए, मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, मान लो ये कंपाउंड बन रहा हो X2Y, कौन कौन एलिमेंट है इसमें, एक्स और वाई ही है। फिर ये बी कंपाउंड बना रहे हैं, बी क्या है, मान लो X2Y3 बन रहा होगा इनका कोई कंपाउंड, एक्स और वाई ही आपस में मिलके बना रहे हैं। उसी तरह सी जो है वो एक्स और वाई ही आपस में मिलके कोई दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं, मान लो XY3 टाइप का। तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड एलिमेंट्स मिलके बना सकते हैं। जैसे आपको नॉर्मल एग्जांपल पता है, कार्बन के दो कंपाउंड, कार्बन ऑक्सीजन के क्या क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, देखो ये साइड में लिखा है मैंने। अभी ये भी आपको पता है सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो यहाँ कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो दो ही एलिमेंट है और वो मिलके दो डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सीओ भी बना सकते हैं, CO2 भी बना सकते हैं। वैसे ही बोल रहा है कि एक्स और वाई है और ये आपस में मिलके तीन डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, ये X2Y X2Y3 जरूरी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिया एग्जाम्पल के फॉर्म में। हाँ तो देखो क्या बता रहा था मैं, ए बी सी तीन कंपाउंड, पहले इतना चीज क्लियर हुआ, एक्स एंड वाई दो एलिमेंट है, थ्री डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं ए बी सी। अब वो थ्री डिफरेंट कंपाउंड ये नहीं है X2Y2, ये कोई दूसरे कंपाउंड हो सकते हैं। देखो आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ वाई विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ एक्स, विथ फिक्स्ड मास ऑफ एक्स, एक्स के फिक्स मास के साथ, विथ फिक्स्ड मास ऑफ एक्स, with fixed mass of x, the ratio of mass of y, तो रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ y, रेशियो ऑफ y इन ए बी एंड सी। अब ए बी सी में दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है, एक्स वाई और एक्स वाई। तो बोल रहा है कि तीनों कंपाउंड में अगर x का मास फिक्स कर दिया जाए, मान लो तीनों कंपाउंड में x लिया 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, तो जो y का मास होगा वो जरूरी थोड़ी सेम ही हो, y का किसी कंपाउंड में 5 ग्राम होगा, किसी में 15 होगा। तो जो रेशियो आएगा वो रेशियो आपको बोल रहा है कि मास ऑफ y का जो रेशियो है दैट इज 1:3:5, 1:3:5 with fixed marks of S. Ratio of y in A, B and C is 1:3:5. आगे क्या बोल रहा है, if 32 parts by mass of x combined with 84 parts of mass of y in B। इतना क्लियर है, चलिए अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। देखो 32 पार्ट्स ऑफ मास x, मैं इस लाइन का यूज कर रहा हूं क्वेश्चन करते टाइम, 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ x, ये दिया है ना 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ x, 32 parts by mass of x
कंबाइन विथ कितने के साथ कंबाइन हो रहा है? कंबाइन विथ 84 पार्ट्स बाय मास ऑफ y in B. Combine with 84 parts by mass. 84 parts by mass of y in compound B. इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इधर मैं साइड में लिख रहा हूं, इन कंपाउंड B. इन कंपाउंड B तो देखो 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ x कंबाइन हो रहा है 84 पार्ट से. तो मुझे बताइए 1 पार्ट ऑफ x कितने से कंबाइन होगा? 1 पार्ट बाय मास ऑफ x कितने से कंबाइन होगा? अगर 32 पार्ट्स 84 से कंबाइन हो रहा है तो 1 पार्ट कितने से कंबाइन होगा? 1 पार्ट बाय मास ऑफ x विद कंबाइन विद 84 बाय 32. यूनिटरी मेथड ना. अगर 32 84 से कंबाइन हो रहा है तो 1 कितने से कंबाइन होगा? 84 बाय 32 डिवाइड कर देंगे. यूनिटरी मेथड. इतना पार्ट बाय मास ऑफ y. ये कंपाउंड B के लिए है. B कंपाउंड. ये लाइन समझ में आई क्या सबको? ये लाइन समझ में आई? 32 पार्ट्स अगर 84 से कंबाइन हो रहा है तो 1 पार्ट x का 84 बाय 32 से कंबाइन होगा. अब देखो सिमिलर वे में अगली लाइन में क्या बोल रहा है आपको. आप उसकी अगली लाइन क्वेश्चन की पढ़िए और क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट कहाँ है? y in B. Then in C 16 पार्ट ऑफ मास x will combine with. तो बोल रहा है कि 16 पार्ट बाय मास ऑफ x कंबाइन विथ कितने y के मास के साथ कंबाइन होगा? हमको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कुछ भी हाइपोथेटिकल, वो वैल्यू निकालते हैं. कंबाइन विथ z. ध्यान से देखो, लेकिन एक्स वाई जेड पहले ही लिया है ना. नहीं, एक्स वाई लिया है. जेड पार्ट बाय मास. जेड पार्ट बाय मास ऑफ वाई. ये कंपाउंड सी के लिए है. यही जेड की वैल्यू आपको निकालनी है. ये कंपाउंड सी में जेड की वैल्यू निकालनी कि 16 पार्ट एक्स कितने वाई के मास के साथ कंबाइन होगा. अब देखो अगली लाइन फिर मैं वही लिख रहा हूं जो ऊपर लिखी थी. अगर 16 पार्ट ऑफ x कंबाइन हो रहा है z पार्ट के साथ तो 1 पार्ट कितने के साथ कम होगा? 1 पार्ट बाय मास ऑफ x कंबाइन विद कितने के साथ कंबाइन होगा? z बाय 16 पार्ट बाय मास ऑफ y. इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बस कुछ कंसेप्ट हो रहे हैं. कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो 2 लाइन का सवाल है ये. कुछ टाइम नहीं लगेगा इसको करने में. ये कंपाउंड सी मैं एक एक लाइन लिख रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो सीधा आप 1 पार्ट निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी यहां तक सबको क्लियर? ये क्लियर है? ठीक है. अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहीं से आंसर निकालना है. क्या किया मैंने? ये दोनों क्वेश्चन में जो लाइन दी थी उसी इंफॉर्मेशन का यूज किया है. अभी देखो इसको मैं, जिसको मैं ग्रीन ब्रैकेट में कर रहा हूं, 1 पार्ट ऑफ मास बाय मास ऑफ x एंड 1 पार्ट बाय मास ऑफ x. ऊपर वाला कंपाउंड B में है, नीचे वाला कंपाउंड C में है. ये लिखा है इधर कंपाउंड B कंपाउंड C. तो ये दोनों जगह मैंने x का मास क्या कर दिया है? सेम कर दिया है ना. 1 पार्ट बाय मास ऑफ x और कंपाउंड C में भी 1 पार्ट ऑफ बाय मास ऑफ x. दोनों जगह x का मास मैंने सेम कर दिया. तो x के सेम मास के साथ y का जो मास कंबाइन हो रहा है उसका रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है. अब मैं लास्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, बस समझना है आपको इसको. यस, उसी का यूज करेंगे. देखो विथ फिक्स्ड मास, ये लास्ट स्लाइड में ये देखो लिखा था विथ फिक्स्ड मास ऑफ x. x के फिक्स मास के साथ y का जो मास कंबाइन हो रहा है उसका रेशियो था 1:3:5.
तीनों कंपाउंड ए बी सी में। तो बी और सी में क्या रेशियो था? बी और सी में रेशियो था 3:5 का। पूरे ए बी सी में 1:3 है ना, तो बी और सी का देखेंगे तो 3:5 होगा, क्योंकि एक तो हमें देखना नहीं है। ये रेशियो ऑफ वाई है, रेशियो ऑफ वाई इन बी एंड सी 3:5। कब? जब एक्स का फिक्स मास हो। ये लाइन लिखी है क्वेश्चन में, जब एक्स का फिक्स मास होगा तो वाई का जो मास कंबाइन कर रहा होगा उनका रेशियो 3:5 का यूज कर सकते हैं आप बी एंड सी में। बस इसी लाइन का यूज करना है, क्योंकि हमने दोनों जगह एक्स का मास सेम कर दिया, तो यहां पे वाई का जो मास कंबाइन हो रहा है, क्या क्या मास कंबाइन हो रहा है? 84/32 डिवाइडेड बाय Z/16। 84/32 कंपाउंड बी में है और Z/16 कंपाउंड सी में है, और इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए? इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है हमको? 3:5 का। इस लाइन का यूज करना है। समझ में आया क्या? ध्यान से देखिए, x के फिक्स मास के साथ, x को फिक्स कर दिया मैंने, तो y का जो मास कंबाइन हो रहा है इन कंपाउंड बी एंड सी, उनका रेशियो आपको दिया हुआ है। तो y का जो मास कंबाइन हो रहा है वो मेरे को क्या मिल रहा है? 84/32 इन कंपाउंड बी एंड Z/16 इन कंपाउंड सी। ये y के मासेस हैं, और x के फिक्स मास के साथ दोनों जगह x का सेम मास रख दिया है मैंने, 1 पार्ट 1 पार्ट। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा कंपाउंड बी और सी में वाई का, वो 3:5 का रेशियो है, तो इज इक्वल टू 3/5 कर दिया। इसको सॉल्व करके जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बस ये दो लाइन लिखनी है और उसके बाद रेशियो करके इक्वल करके आंसर निकालना है, और कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। यहां से आप सीधा कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 2 टाइम्स चला जाएगा 32, उसके बाद ये इसको कैंसिल आउट कर देगा 42, तो सिम आ जाएगा यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू 3/5। फिर ये 3 इसको कैंसिल आउट कर देगा 14, एंड 14 इंटू 5 आ जाएगा 70। तो z की वैल्यू आ गई 70, यानी y के 70 पार्ट्स बाय मास के साथ कंबाइन करेगा x इन कंपाउंड c। यही z निकालना था कि 16 पार्ट ऑफ मास x कितने y के मास के साथ कंबाइन होगा। सो आ गया z 70, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 70 पार्ट्स बाय मास ऑफ y। समझ में आया? एक एक लाइन आप देखिए क्वेश्चन की तो आपको क्लियर होगा। क्लियर है सबको अभी ये? चलिए तो नेक्स्ट बताइए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट, एलेवन। If isotopic distribution of carbon 12 and carbon 14 is this and this percent, then the number of carbon 14 atoms in 12 gram of carbon, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। चलिए 11 देखिए। अब आपको पता है कि कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 कार्बन 14, और बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपने एक कार्बन का सैंपल लिया, ये कार्बन है, आपने कार्बन का सैंपल लिया जो कि कितना आपने लिया है? 12 ग्राम। आपने 12 ग्राम कार्बन लिया है, आपने एक सैंपल ले लिया 12 ग्राम कार्बन का। अब उस 12 ग्राम कार्बन में दो चीजें प्रेजेंट हैं, एक तो कार्बन 14 और दूसरा है कार्बन 12। और जो कार्बन 12 है वो तो 98% प्रेजेंट है, और जो कार्बन 14 है वो 2% प्रेजेंट है। तो पूछ रहा है कि कार्बन 14 के एटम कितने होंगे इस सैंपल में। इस 12 ग्राम सैंपल में कार्बन 14 के ही पूछा है ना हम। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 14, number of atoms of carbon 14 in this sample
इन दिस सैंपल, इस सैंपल में कार्बन 14 के कितने एटम होंगे। तो हमने एक सैंपल लिया है कार्बन का, 12 ग्राम सैंपल ले लिया। अब उसमें दो चीजें हैं, तो पूछ रहा है कि कार्बन 14 के इसमें कितने एटम होंगे इस 12 ग्राम के सैंपल में। तो इसमें हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मास है 12 ग्राम। अब 12 ग्राम में इस सैंपल में कार्बन 14 है 2%, तो मास ऑफ कार्बन 14 निकालते हैं कि कार्बन 14 कितना होगा इस सैंपल में। मास ऑफ C14 इन सैंपल, C14 कितना प्रेजेंट होगा इस सैंपल में, तो कितना होगा वो, टोटल मास 12 ग्राम का 2%, सैंपल में 2% C14 है ना, तो पूरा सैंपल है 12 ग्राम और उसमें 2% C14 है, तो उसका 12 का 2% हम निकाल लेंगे, 2% ही है ना क्वेश्चन में, यस 2%। तो ये आ गया 24/100, यानी इतना ग्राम ये मास आ गया। टोटल 12 ग्राम में इतना ग्राम कार्बन 14 होगा, मास ऑफ कार्बन 14 इन सैंपल। तो ये मास आ गया कार्बन 14 का, पूरे 12 ग्राम में इतना ग्राम कार्बन 14 है। अब कार्बन 14 का अगर मुझे मास पता है तो इसका मोल्स मैं निकाल सकता हूं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C14 क्या लिखा जाएगा, C14 विल बी इक्वल टू मास अपॉन GAM। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C14, मास कितना है 24/100 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास, GM कितना रखा जाएगा, हम C14 की केवल बात कर रहे हैं, तो इसका एटॉमिक मास है 14। ये कार्बन 14 की बात हो रही है जिसका एटॉमिक मास 14 है, तो ग्राम एटॉमिक मास 14 रखेंगे ना, 12 तो रखेंगे नहीं। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको नंबर ऑफ एटम निकालने C14 के, तो 1 मोल कंटेन कितने एटम, Na एटम। तो बताइए कि 24/100 इंटू 14 में कितने एटम होंगे इतने मोल में। अगर एक मोल में Na एटम है तो 24/100 इंटू 14 मोल में कितने एटम होंगे। तो दिस मोल कंटेन, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 इंटू Na डिवाइडेड बाई 100 इंटू 14 एटम, दिस एटम। अब इस वैल्यू को बस मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। कार्बन का एक सैंपल लिया हमने 12 ग्राम, उसमें दो चीजें हैं 14 और 12, दोनों का परसेंटेज अलग अलग है। अब हमने क्या किया कि पूरा सैंपल तो 12 ग्राम है, तो उसमें 2% C14 होगा, तो मैंने उसका पहले मास निकाला कि आखिर पूरे सैंपल में 2% है C14, तो उसका मास कितना है। तो मास ऑफ C14 आया 12 का 2%, इतना ग्राम। अब जब C14 का मास आ गया तो C14 के मोल्स निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। मोल्स क्या हो जाएगा, मास अपॉन GM, और GAM की जगह 14 रखेंगे क्योंकि हम कार्बन 14 की बात कर रहे हैं। और जब मोल्स आ गए तो उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि 1 मोल में Na एटम, तो इतने मोल्स में कितने एटम होंगे, तो Na का मल्टीप्लाई। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 24 Na डिवाइडेड बाई 100 इंटू 14। इसको सॉल्व कर लीजिए, 24 Na divided by 100 into 14 atoms of C14। so atoms of C14, 24 Na की जगह 6.022 10 to the power 23 divided by 100 into 14, ये 100 इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा 24 इंटू 6.022 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10 टू द पावर 21। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर लो, वहां से आंसर आ जाएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा 6.022 10 की पावर 21। ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन क्या है 10 की पावर 22, 10 की पावर 22, 23, 23। तो सी एंड डी तो नहीं हो सकता, 10 की पावर 23 है। और जो हमारा आंसर हो सकता है वो हो सकता है ए एंड बी।
अब ए एंड बी में आपको चेक करना है कि कौन सा आएगा, 1.032 या 3.01। कर लेंगे आगे सॉल्व। ए ऑप्शन आ रहा है डिवाइड करके 0.017, ये पूरा डिवाइड करके देखिए ए ऑप्शन बता रहे हैं 1.032, इसका मतलब इसके आसपास वैल्यू आ रही है, 10 की पावर ये 22 है। यानी अगर आप 10 की पावर 21 में निकाल रहे हैं तो 10.32 आएगा, 10.32। तो 10.32 आना चाहिए जब 10 की पावर 21 है। मतलब ये पूरा सॉल्व करके आपकी वैल्यू आनी चाहिए 10.31 के अराउंड, और साथ में 3132 जो भी, और 10 की पावर 21। तो वहां से आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, 10 की पावर 22। पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे 10 की पावर 22, और ये 10 आ जाएगा, वो दिख रहा है। 14 को 24 से आप कैंसिल आउट करने जाएंगे तो 1.6 के समथिंग के अराउंड आएगा, और वो 6 इंटू दिस करके 10 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, हो जाएगा। समझ में आया क्या? नोट करना है तो नोट करो, नहीं तो फिर आगे बताइए। नेक्स्ट। हाँ, ये प्रीवियस स्लाइड ला दिया। जो क्वेश्चंस कराए भी गए हैं, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनसे क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा, ये होगा कि सर समझ में आए, क्लास में फॉर्मूला भी पता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कराए गए हैं उन क्वेश्चंस को खुद से करिए। उन क्वेश्चंस को रफ में पहले खुद से करिए, जो क्वेश्चन कराए जा चुके हैं आपकी नोटबुक में जो हैं, उन क्वेश्चंस को खुद से करने के बाद देखो कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। पहले उसको खुद से ट्राई करो रफ बुक में, जहां पे गलत हो रहा है, फिर नोटबुक में जाके देखो कि क्या किया है नोटबुक में, कहाँ गलत हो रहा है। एक बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, समझ आने लगेंगे, तो फिर बाकी क्वेश्चंस भी होने लगेंगे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिनसे क्वेश्चन हो रहा है ठीक है, उनको नहीं करना है। जिनसे नहीं हो रहा है, कि यही हो रहा है कि सर क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें, तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी थोड़ी। उसके लिए पहले जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, उनको खुद से करो नोटबुक में, फिर बाद में जाके देखो कि कहाँ पे क्या कराया गया, क्या गलत हो रहा है। चलो नेक्स्ट बताओ। ये हो गया 11 लेवल 2 में। लेवल 2 में नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। दिस मॉलिक्यूल आर रिमूव फ्रॉम दिस। ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है यार, क्लास में कराया हुआ है नेहा। तुम स्टार्टिंग से नहीं हो क्या? तुमने लेक्चर अटेंड किए हैं सारे नेहा? ये करा चुका हूँ क्वेश्चन, क्लास में ही बताया ये। इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव किए गए 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने? स्टार्टिंग से प्रेजेंट हो तो नोटबुक खोल, तब तो तुमको डाउट होने नहीं चाहिए यार। नोटबुक खोल के देखो, कराया हुआ क्वेश्चन है ये। आंसर ऑप्शन में नहीं आ रहा है? कैसे नहीं आ रहा है? बाकी लोगों ने 11th किया क्या? क्या आंसर आ रहा है 11th का? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर आ रहा है? बी आ रहा है गौरी। नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, यस बी आएगा, और ये क्लास में कराया है। इनिशियल मोल्स निकलवाए हैं, इनिशियल मोल्स देख के समझ में आ रहा है कितना आएगा, 98 मिलीग्राम है, तो ग्राम में कन्वर्ट करके डिवाइड बाय 98 कर देंगे तो आ जाएगा 0.001 मोल्स, यानी 10 की पावर -3। ये इनिशियल मोल्स होंगे। फिर मोल्स रिमूव्ड,
डायग्राम बना के क्वेश्चन करवाया है। कितने मोल्स रिमूव किए गए? हाँ, दोनों के मोल्स निकाल के माइनस करने हैं। मोल्स रिमूव किए गए 3.01 10 की पावर 20, तो वो आ जाएगा 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 6.023 10 की पावर 23, नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइडेड बाय Na, तो आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3। वो दिख रहा है 3.01 डिवाइड बाय 6.02 करोगे तो हाफ आएगा 0.5, और 10 की पावर 23 से 10 की पावर 20 कैंसिल होगा। तो ये इनिशियल है, ये रिमूव्ड है, तो बचेगा कितना? इनिशियल में से अगर कुछ हटा दिया जाएगा तो लेफ्ट मोल कितना होगा? लेफ्ट मोल दोनों का माइनस कर देंगे, इनिशियल माइनस रिमूव्ड। जो इनिशियल मोल थे उसमें से रिमूव्ड मोल को माइनस अगर कर दिया जाए तो बचे हुए मोल्स आ जाएंगे, जो क्या आ जाएंगे 0.5 इंटू 10 की पावर -3। आंसर बी ऑप्शन। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट बताओ। आफ्टर 11, सॉरी ये 12 था ना, 12 13 क्या है? 22। मास ऑफ H2 इन दिस। इस टॉपिक का नेम क्या है? किस टॉपिक का क्या नेम है? कौन से टॉपिक की बात कर रही हो? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 12 से रिलेटेड? क्वेश्चन नंबर 12 से रिलेटेड कोई टॉपिक का नाम नहीं है। ये अजीब सवाल पूछते हो यार तुम लोग। मूल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो मूल कंसेप्ट में ही है ना, ये मोल्स ही तो निकाला और क्या किया है यहाँ पे। मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे दोनों जगह। 22 मास ऑफ H2 इन 1000, ये तो इजी है। 1000 kg आपको CuSO4.5H2 दिया है, और उसमें आप वहां पे सॉल्व कर लीजिए इसको। 1000 kg ये पूरा मास दिया हुआ ना सैंपल का। 1000 kg एक सैंपल लिया है आपको, CuSO4.5H2। तो पूछ रहा है इसमें इसमें वाटर कितना प्रेजेंट होगा। 1000 kg ये सैंपल है, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना होगा? मास ऑफ H2O कैसे निकाला जाएगा? मास ऑफ वाटर यूनिटरी मेथड यूज करना है। पहले मॉलिक्यूलर मास कॉपर सल्फेट का निकालो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4.5H2O। देख लीजिए एक बार ध्यान से सब लोग। मॉलिक्यूलर मास इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? कॉपर का मास 63.5, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 प्लस 5H2O 5 इंटू 18। 5 इंटू 18 किया तो ये कितना आ जाएगा? 249.5 आ रहा है, सॉरी ओके 249.5, यानी टोटल ये 249.5 है इसका मास। अब इसमें वाटर कितना है? इस 249.5 में वाटर कितना है? वाटर 5H2O है ना, 90 ग्राम 18.5, तो 249.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का जो मास है, इस पूरे मास में 249.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन 90 ग्राम वाटर। 90 ग्राम वाटर पूरे इस, फिर से देखिए लाइन क्या लिखी है, 249.5 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड कंटेन 90 ग्राम वाटर। 90 ग्राम कहां से आया? क्योंकि डॉट 5H2 है ना, वाटर तो यही है 5H2। 18 इंटू 5 किया है हमने यहाँ पे ये, तो 18 इंटू 5 मतलब 90 ग्राम वाटर है। तो अगर इतने ग्राम कंपाउंड में 90 ग्राम वाटर है तो 1 ग्राम कंपाउंड में कितना वाटर होगा?
So 1 gram of compound contain कितना 98 अपॉन 249.5 ग्राम वाटर, इतने ग्राम वाटर। करेक्ट है, यूनिटरी मेथड। 249.5 ग्राम में 90 ग्राम है तो 1 ग्राम में कितना होगा, इतना। तो 1000 केजी में कितना होगा, तो ग्राम में नहीं 1000 केजी में कितना होगा। 1000 केजी में अगर निकालना है तो 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा केजी में। कंपाउंड कंटेन 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 249.5 केजी ऑफ वाटर, इतने किलोग्राम ऑफ वाटर। आंसर किस में निकालना है, आंसर देखो केजी में कि ग्राम में दिया है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 22 केजी में दिया है बस। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, कन्वर्ट भी नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 98,000 डिवाइडेड बाय 249.5 यानी 250 मान लो, और उससे डिवाइड करके देख लो कि आंसर आसपास किसके आ रहा है। 250 से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इतने केजी ऑफ वाटर, ये आंसर। नाइन्टी एट कैसे, अच्छा 98 लिख दिया क्या, हाँ 90 है वो, नॉट 98, यस 90 ऊपर लिखा है, जब गलती से 98 लिख दिया। ये 90 है और यहाँ भी ये 90 है, 90 kg of water, this one is 90 and 90, तो ये 90 और ये 90, तो 90,000 अपॉन 250 करके आंसर देख लीजिए किसके आसपास आ रहा है, वहां तो सीधा पता चल जाएगा। ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का नीड नहीं है, आप 250 रख के डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है 360, दूसरा है 36 केजी, थर्ड है 3605 एंड फोर्थ है 3 केजी। तो ये ऑप्शन आ रहा है 360 के अराउंड, तो 360 केजी आंसर हो जाएगा। 360 केजी वाटर, 360.5 केजी ऑफ वाटर। तो क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकाला। अब पूरे मॉलिक्यूलर मास का मतलब 249.5 ग्राम, तो इतने ग्राम में 90 ग्राम वाटर है, फॉर्मूले से पता चल रहा है। तो 1000 केजी सैंपल में कितना ग्राम वाटर होगा वो निकाल लिया यूनिटरी मेथड का यूज करके। क्लियर, चलिए तो अभी और डाउट है इसमें, जो बचे हुए डाउट्स हैं कल कर लेते हैं, फिर कल खत्म हो जाएगा ये लेवल 2। होमवर्क नहीं चाहिए आज, रिवाइज करके कल डाउट्स पूछने आपको। अरे हाँ, किसको बोला था मैंने होमवर्क पे वो नोट्स भेजने को 1 जून से, प्रशांत ना, प्रशांत प्रेजेंट है। प्रेजेंट ही नहीं है वो, कोई और स्टूडेंट भाई नोट्स भेज दो यार नए बच्चों को पढ़ने के लिए। अच्छा प्रेजेंट है, कब तक भेज पाओगे प्रशांत आप, अभी क्लासेस होंगी ना, इवनिंग में ट्राई करना थोड़ा जल्दी भेज दो क्योंकि ये लोग पढ़ लें। 1 जून से, और आपने भेजा था नोट्स बट वो आपका थोड़ा सीक्वेंस नहीं था, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें, सीक्वेंस में नहीं है ना वो कभी इधर का है कभी उधर का है, तो इसलिए सीक्वेंस में अगर हो तो बेटर है। या किसी और को मैं बोल दूं, अगर आपको आप नहीं भेज सकते तो किसी और को बोल देता हूँ, बता दीजिए। हाँ कल तो डाउट्स हैं ही, कल भी डाउट सेशन ही है, संडे से पहले। किसी और को ही बोलूं, ठीक है भाई। चलिए कोई और, किसी और ने 1 जून से जो लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वो लोग थोड़ा टाइम निकाल के भेज दो ना यार नोट्स। कौन भेजेगा बताओ जल्दी, ये लोग एक बार देख लें, 3-4 दिन से बोल रहे हैं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा उसमें।
कोई है? 1 जून। सबने क्लासेस कंटिन्यूसली अटेंड नहीं किए ना, प्रॉब्लम ये है। कोई बीच में एक दिन डाउट गैप मार देता है, कोई कभी गैप मार देता है। तन्वी, तन्वी आपका कोई क्लास अब्सेंट नहीं है? नो। ओके ठीक है, तो अगर आपका कोई क्लास अब्सेंट नहीं है तो आप एक काम करिए, पीडीएफ क्रिएट करके 1 जून से जो आपके नोट्स हैं वो ग्रुप पे डाल दो ना। ठीक है, और सीक्वेंस में ही डालना, मतलब सीक्वेंस में पीडीएफ क्रिएट करना, तो जिनका छूटा हुआ है वो देख लेंगे। तो अभी आज होमवर्क डालना है नहीं डालना है, जल्दी बता दीजिए फिर। अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर होमवर्क डाल देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर लीजिएगा। अभी तक का पहला, अगर पहले का कुछ बचा हुआ है तो फिर रहने दो, अदरवाइज। क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा, और कुछ यहाँ पे रटना नहीं है मूल कंसेप्ट में, अभी जितना आपने पढ़ा। अगर आपको फॉर्मूले वगैरह याद करने हैं 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा सब, तो रिवाइज रिवीजन के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम का नीड नहीं है। इंपॉर्टेंट है केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए तन्वी आप डाउट्स पे नोट्स भेज दीजिएगा। ओके, चलो ठीक, बाय। हाँ, नोट्स ही डालने हैं, नोट्स जो हमने 1 जून से जो भी आपने नोटबुक बनाई है ना, क्लास वर्क वाली, अगर आपने होमवर्क भी उसमें किया है तो ठीक है, अगर होमवर्क नहीं भी डालोगे वो सब नहीं करना है, केवल क्लास वर्क जो पढ़ा है हमने 1 जून से लेके एंड देन मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया, वो सारे नोट्स। ओके चलिए, बाय।